हेलो बच्चों, आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक उस केमिस्ट्री की उस ब्रांच को डिनोट करता है जिससे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और या फिर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके दो पर्पज़ होते हैं। एक फर्स्ट पॉइंट जो है, जो अपन रोज़ देखते हैं, जैसे आपका फ़ोन किससे चलता है, बैटरी से, सेल से। ठीक है, तो हम वहाँ क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मगर जो आप ज्वेलरीज पहनते हैं, जो फैशनेबल ज्वेलरीज पहनते हैं, ठीक है, जो गोल्ड की नहीं होती मगर दिखती गोल्ड जैसी है ना, तो उनको अपन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से बहुत से आप लोग जानते होंगे कि जितने भी गोल्ड चेन्स जो मिल जाती है 10-20 रुपए में, वो एक्चुअल में गोल्ड चेन नहीं होती। वो होती है क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई एक ऐसी सरफेस जो कि आयरन पे की गई है। ठीक है, वो कैसे की जाती है वो भी अपन इसी चैप्टर में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सबसे पहले अपन जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। उसमें हम देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है। गैल्वेनिक सेल के बारे में आप जानते होंगे, गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। ठीक है, तो मैं यहाँ डैनियल सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि मेरे पास दो बीकर्स हैं। ठीक है, एक बीकर में मैंने जिंक डाल रखा है और एक बीकर में मैंने कॉपर। ठीक है, ये जिंक है और ये कॉपर है। ठीक है, इस बीकर में मैं ZnSO4 डालता हूँ एक्वस, और यहाँ डालता हूँ एक्वस CuSO4। ठीक है, इन दोनों को जब मैं एक इंडिकेटर से, है ना, वायर से जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे करंट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मुझे इंडिकेटर पे ब्लिंक मिल जाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप वोल्टमीटर जैसी कोई चीज़ लगाओगे तो वो आपको वोल्ट भी दिखा देगा कि 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है। ये हो क्यों रहा है, हमें वो देखना है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि इस साइड में, इस लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड, और ये हो गई अपनी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हो क्या रहा है। देखो, लेफ्ट साइड में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसका, जिंक का। जिंक क्या करता है, जिंक यहाँ से Zn2+ बन के सॉल्यूशन में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर छोड़ देता है। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा भाई, वो Zn2+ बना है तो मतलब इसका 2 ही इलेक्ट्रॉन वो छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से रिलीज कर देता है। ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ रिएक्शन क्या हुई कि जिंक गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन और Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कॉपर के पास जाते हैं, और कॉपर क्या करता है, कॉपर के सॉल्यूशन में Cu2+ होता है जो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और Cu2+ इसको एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाता है। तो यहाँ देखिए Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेते हैं, ये बना देते हैं Cu सॉलिड। ठीक है, हम देखते हैं कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे और Zn2+ बन गया था, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर सॉलिड बन गया था। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ हुआ रिडक्शन, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो 0 स्टेट से +2 में जा रहा है, और ये देखो +2 से 0 में जा रहा है। जितना 0 के क्लोज जाएगा, प्लस वाला 0 के क्लोज जाता है या 0 को क्रॉस कर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो वो रिडक्शन कहलाता है।
और अगर माइनस वाला जीरो को क्रॉस करके प्लस की लाइन की ओर जा रहा है, प्लस में अप जा रहा है, तो उसको अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं। प्लस से प्लस में भी जाएगा मगर अप डायरेक्शन में जाएगा, बढ़ते हुए नंबर में जाएगा, तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसे रिडक्शन कहने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद क्या होगा इस सेल का। ठीक है, अगर मैं 2-5 मिनट बाद की अगर मैं बात करूं, वीडियो को पॉज करिए, और आप सोचिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, आई थिंक आपने सोच लिया होगा, तो मैं आगे की बात बोलता हूं कि 2 मिनट बाद हो क्या रहा होगा। 2 मिनट बाद अगर मैं इस बीकर की बात करूं, तो इस रॉड के आसपास Zn2 प्लस और यहाँ पे SO4 माइनस क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे SO4 माइनस क्रिएट हो रहा है, यहाँ जिंक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब जिंक क्रिएट हो रहा होगा, जिंक 2 प्लस आयन क्रिएट हो रहा होगा, और मान लो इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, और खुद बन गया क्या, Zn2 प्लस। अब मुझे बताइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बाहर जा सकते हैं? नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो Zn2 प्लस साइन से भर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंक की टेंडेंसी थी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस बनने की। ये ऑक्सीडाइज हो सकता था, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है, ये फटाफट से इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा। इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल अच्छा था, फटाफट से दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता था, इसलिए इसने ऑक्सीडाइज कर लिया, फटाफट से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब देखो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे जिंक 2 प्लस जो था, जिंक 2 प्लस ने फटाफट से जितने भी इलेक्ट्रॉन बन रहे थे जिंक से जिंक 2 प्लस बनने में जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जिंक 2 प्लस उनको ग्रैब कर रहे थे। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच भी गए, बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये क्या इस नेगेटिवली चार्ज बीकर में एंट्री ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज बीकर में एंट्री क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है। सॉल्यूशन देखो, SO4 माइनस का हो रखा है, पूरा अच्छी तरीके से नेगेटिवली चार्ज होकर ये भरा हुआ है, नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देगा, रिपेल कर देगा। यानी कि सेल ने काम करना बंद कर दिया। तो सेल से काम कैसे कराया जाए? सेल से काम कराने का एक तरीका होता है कि इसमें आप सॉल्ट ब्रिज डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? ये आपने डाल दिया सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज आपने यहाँ डाल दिया। सॉल्ट ब्रिज कैसे डालते हैं? सॉल्ट ब्रिज डालने का सीधा सा एक तरीका है, ये आपकी लिक्विड सरफेस है, इस लिक्विड सरफेस से जस्ट टच करता हुआ 1 mm 2 mm नीचे होता हुआ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 mm नीचे ही अपन इसको रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि अपन इसको डुबो देंगे यहाँ तक, ये भी काम नहीं करेगा। हवा में रखोगे तो भी काम नहीं करेगा, है ना। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, है ना। हवा में रखेंगे तो भी काम नहीं करेगा, डुबो देंगे तो भी काम नहीं करेगा। काम करता है मगर वो वैसा काम नहीं करता जैसा काम करना चाहिए उसको। ठीक है, तो होगा क्या कि हम इस जस्ट हल्का सा टच करके इसको रख देते हैं, 1 mm 2 mm का डेप्थ देते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज में स्ट्रॉन्ग आयंस मिलेंगे आपको, जो इन जैसे Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज कर सके इस बीकर में, और SO4 माइनस को न्यूट्रलाइज कर सके इस बीकर में। इस तरीके के आयंस हम इसमें फिल करते हैं, जैसे KCl, अगर अपन इसमें एलम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब न्यूट्रलाइजेशन काम आते हैं। कंसंट्रेशन इसकी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव ना हो जाए, इस पर्पज़ से हम इसको यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन हमेशा नॉर्मल रहे, है ना, उसको कभी भी बीकर पॉजिटिव या नेगेटिव बनने की कोशिश ना करें। उसको सप्रेस करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज चल रहा होगा तो कंसंट्रेशन फुल चल रही होगी। ठीक है, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रॉपरली जिंक से कॉपर की ओर जा रहे होंगे, या फिर बोलूँ कि जिंक प्रॉपरली ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और कॉपर जो है प्रॉपरली रिड्यूस हो रहा होगा।
ठीक है। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक यहाँ सारे जिंक कंज्यूम ना हो जाते, यहाँ पे बहुत सारे जिंक बन नहीं जाए, है ना, और यहाँ पे पूरे कॉपर खत्म नहीं हो जाए, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो जिसको मैं आपको डिवीजन करके दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने इसको लेफ्ट और राइट में कन्वर्जन कर रखा है, वैसे यहाँ देखिए मैंने एक रिएक्शन भी कर दी है ऑक्सीडेशन को दिखाने के लिए और यहाँ रिडक्शन को दिखाने के लिए, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने लिख दिया है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट और राइट में ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। लेफ्ट कभी भी राइट में नहीं जा सकता, राइट कभी लेफ्ट में नहीं जा सकता। फॉर ए सेल, आप डिफरेंट सेल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि जिंक किसी और के साथ लेफ्ट राइट में बैठा हुआ हो, मगर जब कॉपर के साथ बैठा हुआ होगा तो हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में नहीं रहेगा। ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहां क्या हो रहा है, ये एनोड भी है। ठीक है, ये एनोड भी है। यहां जो साइन आता है वो नेगेटिव आता है, यहां होता है, ये होता है कैथोड, यहां साइन आता है पॉजिटिव। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है अपना इलेक्ट्रॉन लूजर, इलेक्ट्रॉन लूजर, और ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेनर। और क्या हो सकते हैं ये, हम यहां देखते हैं भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूजर हो गया, एनोड हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग हो गया, और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट होते हैं कि जब इन दोनों को रिएक्शन को मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट क्यों होते हैं ये। ठीक है, और ये होते हैं रिएक्टेंट। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें और वेरी शॉर्ट नोट्स आप इजीली इनके बना सकें। जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर्पज से भी और नीट पर्पज से भी। ठीक है, और जेई पर्पज से भी तो है ही सही। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन, यहाँ एक रिएक्शन लिखी थी, उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को जब मैं ऐड करता हूँ तो देखिए, रिएक्टेंट साइड में पहले लिख देता हूँ जिंक प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। ठीक है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ठीक है, मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा जिंक प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu। देखिए, मेरे को प्रोडक्ट क्या मिला? Zn2 प्लस, और रिएक्टेंट क्या था? कॉपर 2 प्लस। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है कि अगर मुझे सेल को किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़े, ऐसे डब्बे ना बनाने पड़े, ऐसे बीगर्स ना बनाने पड़े, तो मैं सेल को किस तरीके से लिख सकता हूँ, एक लाइन में मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो उसको लिखने का क्या तरीका है कि आप इस रिएक्शन को अलग लिखिए और इस रिएक्शन को आप अलग लिख दीजिए। जैसे मैं जो प्रोडक्ट साइड है उसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, और जो रिएक्टेंट साइड है उसको मैं R से डिनोट कर रहा हूँ। तो मैं प्रोडक्ट साइड को पहले लिखूंगा सेपरेट करके, सॉल्ट बीच में सॉल्ट ब्रिज होगा, और फिर मैं रिएक्टेंट साइड को लिखूंगा। कैसे? देखो, मेरे पास जिंक था सॉलिड फॉर्म में, सेपरेटेड बाय जिंक आयन विद कंसंट्रेशन। ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है तो मैंने इसको सॉल्ट ब्रिज से ऐसे डिनोट किया है। फिर मैं लिखूंगा कॉपर पहले आ रहा है ना, कॉपर 2 प्लस पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ कॉपर 2 प्लस। ठीक है, कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये सेपरेशन, और ये कॉपर हो गया। ठीक है, इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है।
हम क्या करते हैं, इसी तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है सेल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा रिवाइंड करके देखिए कि ये मैंने कैसे लिखा है। ठीक, मैं नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहूँगा। मुझे वीडियो थोड़ा सा जल्दी कवर करना है ताकि आप इसको देख के जल्दी क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर सकें। ठीक है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। मैं एक चीज़ यहाँ करना चाहूँगा कि मेरे को मालूम है सेल का, अपने सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है। कितना है? 1.1 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया। ठीक है, तो मैं 1.1 वोल्ट को EXT से कन्वर्ट करता हूँ कि EXT वोल्टेज जो है 1.1 वोल्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मेरा एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम आता है तो क्या इफेक्ट होगा? आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि अगर मैं किसी ऐसी चीज़ को धक्का मारूं जो मेरे से हिल नहीं रही है तो उस चीज़ पे कोई इफेक्ट होगा नहीं। 1.1 वोल्ट बड़ा है एक्सटर्नल पोटेंशियल से, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल उस चीज़ को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है जो उससे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर है, या बोल दूँ कहीं गुना ज़्यादा भारी है। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल कोई इफेक्ट डाल पाएगा सेल के ऊपर? नहीं, नो इफेक्ट ऑन सेल। ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल को बराबर कर दूं 1.1 वोल्ट के, तो सेल क्या करेगा? काम करना बंद कर देगा। कैसे? मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब होने के बाद क्या किया कि आपने धक्का मारने की कोशिश करी। आप यहाँ जा चुके हैं अपने दोस्त के साथ में, और आपका दोस्त गाड़ी को पीछे से धक्का मार रहा है। ठीक है, आप आगे से धक्का मार रहे हैं, आपका दोस्त पीछे से धक्का मार रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जब आपका फोर्स F1 है और आपके दोस्त का फोर्स F2 है, जब दोनों का फोर्स बराबर होगा तो गाड़ी कहीं जा पाएगी? नहीं। वैसे ही यहाँ पे जो जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? निकलना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? सेल काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, सेल स्टॉप वर्किंग। काम करना बंद कर देंगे। यहाँ देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं किस चीज की, कि अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा कर देता हूं, 1.1 वोल्ट से ग्रेटर कर देता हूं, तब क्या होगा? जब मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ग्रेटर करता हूं, मान लीजिए आपका फोर्स अब बराबर नहीं रहा, आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया अपने दोस्त से, तो क्या होगा? आप गाड़ी को धक्का दे रहे हैं और आपका दोस्त गाड़ी के नीचे। ठीक है, ऐसा ही होगा। यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, वैसा ही कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। जब पोटेंशियल ज़्यादा, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, तब देखिए क्या होगा कि अभी डायरेक्शन क्या थी? ये वाली, हटा दो इसको। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये वाली। कॉपर एक्सटर्नल पोटेंशियल के इफेक्ट में कॉपर इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा और जिंक इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। समझिए, यहाँ पे आपके मोबाइल का चार्जर खराब था, कम पोटेंशियल दे रहा था, इसलिए आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया। ठीक है, मोबाइल चार्जिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपका मोबाइल ने 5 वोल्ट की बैटरी थी और 5 वोल्ट का चार्जर लगा दिया, तो फ़ोन चार्ज नहीं होगा, ना ही करंट कम होगा, ना ही उसका परसेंटेज कम होगा बैटरी का, और ना ही बढ़ेगा। 10% है तो 10% पे ही अटका रहेगा। ठीक है, पुराने मोबाइल्स में ऐसी कंडीशंस बहुत होती थी। ठीक है, यहाँ देखो, जब आप 32 वोल्ट का 108 वोल्ट का चार्जर यूज़ करते हो तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल उसमें ज़्यादा लगाया जाता है बैटरी पे, ताकि बैटरी 1.1 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो जल्दी चार्ज हो जाए। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारे मोबाइल फ़ोन में भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसके दूसरे पॉइंट पे मैं जाना चाहूँगा कि अगर मैं
बोलूं कि भाई इन दोनों सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है, तो एक सेल का कितना पोटेंशियल होगा, एक सेल का कितना पोटेंशियल होगा। तो एक सेल तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, ये पूरा मिला के एक सेल होता है। जब मैं सीधी सीधी सी इस हाफ सेल की बात करता हूँ, इतने सेल की बात करता हूँ, तो मैं बात कर रहा होता हूँ यहाँ हाफ सेल की। ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, इन दोनों के मिलने से जो सेल बना वो फुल सेल कहलाता है। ठीक है, अब अपन फुल सेल की बात करेंगे। इससे पहले मैं इसको हाफ सेल की बात करेंगे, इससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं कि आप बहुत तेज दौड़ने वाले हैं, मगर आप जब अकेले ही दौड़ रहे होंगे तो आप क्या बहुत तेज दौड़ पाएंगे, क्या फर्स्ट आ पाएंगे, नहीं ना। तो वैसे ही जब मैं एक सेल को अकेले ही उसका पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, ये मेरे पास एक सेल था, इसको थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। ये मेरे पास एक रॉड है, उसको रॉड को मैंने जिंक में डाल दिया, है ना, जिंक सॉल्यूशन में डाल रहा है, और ये जिंक है। ठीक है, मैं इसका पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ, इसको हाफ सेल बोलेंगे। इसका पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, इस चीज़ को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है कि जब एक इलेक्ट्रोड यानी कि एक रोड को, मेटल रोड को उसी के सॉल्यूशन में, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने का या इलेक्ट्रॉन देने का प्रोसेस स्टार्ट कर जाता है, स्टार्ट कर देगा। जिस प्रोसेस से वो, जिस पोटेंशियल से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर रहा होगा, उस एक्सचेंज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वहाँ भी सेल में जब अपन देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन किस पोटेंशियल से एक्सचेंज हो रहे थे, जिंक टू कॉपर, उसी को तो हम पोटेंशियल कह रहे थे। तो यहाँ पे भी जिस पोटेंशियल से सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन इस रोड में या रोड से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालूं, या फिर मैं हाफ सेल पोटेंशियल कैसे निकालूं। तो इसके लिए हमने एक लड़की का डेवलपमेंट किया है ना, लड़की ही बोलूंगा मैं क्योंकि उसको हम बोलते ही शी हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि मैंने एक ट्यूब लिया, ट्यूब था, ट्यूब में इस तरीके से ओपनिंग खोल दी, ये ओपनिंग खोल दी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्लेटिनम का प्लेट लगा दिया। ये प्लेट जो है प्लेटिनम की है। ठीक है, यहाँ से मैं 1 ATM H2 गैस दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ सॉल्यूशन है 1 मोल HCl का। ठीक है, तो इसमें 1 मोल HCl प्रेजेंट है। दूसरा, इस इलेक्ट्रोड को मैं, जिसका पोटेंशियल निकल के आता है, वो पोटेंशियल जो मानता हूँ, वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो माना जाएगा, वो माना जाएगा क्या, 0, है ना। वैसे 0 तो नहीं होता ना, मगर होता वो 0 ही है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि कुछ भी 0 या 100% नहीं हो सकता। देखो, अब होता क्या है कि हम हाइड्रोजन गैस डाल क्यों रहे हैं, हाइड्रोजन गैस इससे डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे H+ आयन जो हैं वो H2 बन के निकल जाते हैं। तो H+ की तो कंसंट्रेशन कम हो गई ना। अब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, E0 तो 0 रहने से रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे H2 गैस डाल देते हैं। जैसे ही H2 गैस पानी के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो पानी जैसे ही इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा वो H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे ही वो H+ में ब्रेकडाउन होगा तो मेरी कंसंट्रेशन जो थी, जो 1 मोल से नीचे गिर गई थी, वो वापस से कहाँ आ जाएगी, 1 मोल आ जाएगी, और इसका जो E0 था वो वापस से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं समझ चुका हूं कि इसका E0 तो 0 है। ठीक है, इसका E0 तो कितना हुआ, 0। ठीक, अब मैं अगर इसको इस इलेक्ट्रोड से जोड़ दूं तो इसका पोटेंशियल निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। देखिए, मैंने इसको इससे जोड़ दिया, वोल्टेज पे यहाँ रीडिंग आती है कितनी, 0.76, कितनी आई, 0.76। मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला क्या बोलता है
कि भाई ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो और जहां रिडक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो अब मैंने कहा था कि जो लेफ्ट में है वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइज ही होगा। तो यानी कि ये लेफ्ट में था, ये ऑक्सीडाइज ही होगा। ये राइट में है तो ये रिड्यूस ही होगा। ठीक है, तो ये रिड्यूस होने वाला है, अभी एट प्रेजेंट ये रिड्यूस होने वाला है और ये ऑक्सीडाइज होने वाला है, और इसकी वैल्यू आ रही है 0.6, इसकी वैल्यू है 0। तो मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ 0 माइनस ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट ए की वैल्यू कितनी है एनोड की, ये एनोड है ना, ये एनोड है, एनोड की वैल्यू कितनी हो गई 0.76। तो ई नॉट सेल की वैल्यू हुई -0.76। ठीक है, इसकी बात करते हैं शी। अब मैं शी को हटा के, सॉरी शी को नहीं हटा रहा, मैं इस बीकर को हटा रहा हूं। मैंने इसका लिंक तोड़ दिया। अब मैं यहां पे एक बीकर बना देता हूं कॉपर का। ठीक है, ठीक, 1 मिनट में इसका सिनेरियो देख लूँ कि कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ CuSO4, ठीक है, यहाँ CuSO4 है। यहाँ इंडिकेटर पे क्या रीडिंग आ रही है वो भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि यहाँ रीडिंग आती है 0.34। तो मैं यहाँ ई नॉट वैल्यू लिखूंगा। ई नॉट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट वैल्यू मेरी आ रही है ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ये एनोड तो है नहीं, ये तो कैथोड है। तो कैथोड में रीडिंग क्या आएगी मेरी, यहाँ रीडिंग आ जाएगी 0, क्योंकि ये एनोड था, अभी एट प्रेजेंट ये एनोड है। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या 0.34 माइनस में। तो मेरी ई नॉट सेल वैल्यू कितनी आई, ई नॉट की सेल कितना आया 0.34 वोल्ट। ठीक है, और ये भी आ गया उतना ही वोल्ट। ठीक, अब जब मैं दोनों सेल को मिला देता हूं तो मुझे मालूम चल जो है कॉपर का कितना पोटेंशियल आया है 0.34 और जिंक का कितना आया है -0.76। अब मैं दोनों पोटेंशियल को मिला देता हूं तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कैथोड तो मेरा कॉपर था उस समय भी। ठीक है, तो 0.34 माइनस 0.76, इट मीन्स टू से 0.34 प्लस 0.76 और वी कैन से 1.1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल। अब मेरे को समझ में आ चुका है क्यों आया था। मैंने पहले वो पोटेंशियल देख तो लिया था कि भाई 1.1 वोल्ट का आ रहा है, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। मगर ये किसका कितना कंट्रीब्यूशन था वो समझ में नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ पे हमें क्लियर हो चुका है किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने शी को कब राइट में रखा है, कब लेफ्ट में रखा है, कब एनोड माना है और कब कैथोड माना है। अब इसके बाद हमें देखना है, हो चुका है, हाँ, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें सारी हो चुकी हैं अपनी। अब हम नस्ट इक्वेशन देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन सेल को परफेक्टली कैसे डिफाइन कर पाती है और किस टेम्परेचर पे सेल कैसे काम करता है, ये भी हम यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए नस्ट इक्वेशन क्या क्या डिफाइन करती है कि किस टेम्परेचर पे सेल कैसे काम करेगा और कौन से केमिकल हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे सेल की जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी और अपन एनहेंस कर सकें। तो इतना तो
देखिए चलिए पहले अपन समझ ही लेते हैं कि किस चीज़ के बारे में अपन बात कर रहे हैं। मैं देख लेता हूँ कि एक इलेक्ट्रोड है मेरे पास जो M2+ M से है, ठीक है। उसके बारे में मैं देखता हूँ कि मैं इसको E0 लिखता हूँ, E0 कैथोड या E0 एनोड भी लिख लेता हूँ। जो भी लिखना होगा वो अपन अभी लिख लेंगे, अभी तो सिर्फ मैं E0 लिखता हूँ। चलो, माइनस ये होता है RT/NF ln ये पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा अपन को M की कोई कंसंट्रेशन नहीं होती, अपन उसको 1 मानते हैं, और ये M2+ की कंसंट्रेशन, ठीक है। मेरे पास ये एक सेल था, इसको मैं एनोड और कैथोड के लिए यूज कर लेता हूँ। टेम्परेचर, अब बात आई गई है, N जो है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। R जो है वो गैस कांस्टेंट है, ठीक है, मैं लिखूंगा वैसे, ठीक है। R जो है वो गैस कांस्टेंट है, और एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। R जो है वो गैस कांस्टेंट है, F फराडे है, इन सब की वैल्यू हम लिखेंगे। मगर मैं इसको अभी जिंक और कॉपर के लिए लिखना प्रेफर करूंगा अभी, ठीक है। एलन में नहीं लिखूंगा, मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फॉर जिंक लिख रहा हूँ, फॉर जिंक 2+ जिंक इक्वल्स टू E0 सॉरी ये एनोड था तो मैं यहाँ एनोड लिखूंगा, माइनस आप जिंक 2+ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पे एनोड लिख रहा हूँ, 2.303 RT/NF log 1/जिंक, है ना, 1/जिंक 2+ कंसंट्रेशन। वैसे ही मैं इसको लिख देता हूँ कॉपर के लिए लिखूंगा कॉपर 2+, उल्टा लिखते हैं इसके अंदर, है ना। और यहाँ कॉपर कैथोड था इसलिए मैं कैथोड लिख रहा हूँ, आप Cu2+ ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 2.303 RT/NF, ठीक है, log 1/जिंक, सॉरी दैट्स नॉट जिंक, दैट्स कॉपर 2+, ठीक है। अब इसको, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है, मैं 2 - 1 करना चाहूँगा, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिल जाता है कि Cu से Cu2+ माइनस E जिंक 2+ जिंक इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इस चीज को दिखाने के लिए देखो, ये E कैथोड था, मैंने इसमें से ये माइनस किया तो ये माइनस ही आएगा, तो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला दिखाने के लिए इस चीज को एनोड और कैथोड लिखा था, ठीक है। अब मैं एज यूजुअल जैसी जो जो चीज़ें आ रही हैं उनको वैसे वैसे लिखता जाऊँगा, 2.303 RT/NF log 1/Cu2+ माइनस 2.303 RT/NF log 1/Zn2+, ठीक है। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं अभी ही प्लस कर देता हूँ। आप इसको एक नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इसको नेक्स्ट लाइन में ही आप प्लस करना, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ इसलिए मैं अभी ही उसको प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों मिलके तो ई सेल बन जाते हैं, ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल, ये दोनों मिलके E0 सेल अपन अभी देख चुके हैं प्रीवियस में, ठीक है। ये E0 सेल माइनस, अगर मैं इसमें से 2.303 RT/NF कॉमन ले लूँ क्या बचता है, और मैंने माइनस भी कॉमन लिया है यहाँ पे, ठीक है, माइनस मैंने कॉमन लिया है, और 2.303 RT/NF ये मैंने कॉमन लिया, ठीक है। बचा क्या है यहाँ पे, बचा ये तो माइनस का था ना, तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो लिख देता हूँ log 1/Cu2+ माइनस
log 1 अपॉन Zn2 प्लस। ठीक है, अब देखो लॉग में जब दो लॉग माइनस में होते हैं ना, तो उनकी वैल्यू को डिवीजन में डाला जा सकता है। तो मैं यहाँ वैल्यू को डिवीजन में डाल देता हूँ। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन सी यू 2 प्लस 1 अपॉन जिंक 2 प्लस। ठीक है, अब देखो जिंक तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जिंक कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर। मुझे क्या मिलता है, मैं यहां से इस रिएक्शन को कंटिन्यू कर देता हूं। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कितना आ जाएगा? लॉग सीधा सिंपल सा अपना आ जाएगा जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम देखते हैं कि R जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 8.314। ठीक है, T अगर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन दे दिया जाए, F फराडे है तो मैं 96500 इसकी वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, कूलम में। ठीक है, तो ये अपन जब वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये वैल्यू मैं ऐसे डाल देता हूँ कि भाई ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल 303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन 96500 इंटू एन लॉग जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। ठीक है, तो वैल्यू क्या आती है? मेरा जो नया फॉर्मूला आएगा एट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Zn2 प्लस Cu2 प्लस, ये आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है और एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। दोनों फॉर्मूलों का कब यूज़ करना है? मुद्दे की बात, दोनों फॉर्मूले तब यूज़ होंगे, ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ना दे के कोई और टेम्परेचर दिया हो। क्वेश्चन में अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो हम सिर्फ 295 डिग्री के सेल्सियस 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस ही यूज़ करेंगे। कोई और टेम्परेचर यूज़ करना ही नहीं है। अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो, अगर टेम्परेचर गिवन है, मैं मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो हम फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है और या फिर ये दो वैल्यूज़ गिवन है टेम्परेचर की, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एन निकालना मैं अभी कुछ टाइम में सिखाऊंगा आपको। बाकी ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए किस तरीके से आपको करनी है, यहाँ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। मान लीजिए कि भाई जिंक की कांस्टेंट अपन ने शुरुआत में बात की थी कि जिंक की कांस्टेंट यानी कि जिंक 2 प्लस की कांस्टेंट धीरे धीरे बढ़ रही थी और Cu2 प्लस की कांस्टेंट धीरे धीरे घट रही थी। तो वोल्ट मीटर जो 1.1 वोल्ट दिखा रहा था वो अब धीरे धीरे यहाँ से यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जीरो की ओर आ जाएगा। ठीक है, वो पॉइंट जब वोल्ट मीटर जीरो की रीडिंग दिखाने लग जाए, इन दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम सेटअप जब हो जाता है तो इस रिएक्शन पे मैं इसी रिएक्शन को पकड़ूंगा, आप इस रिएक्शन पे भी ध्यान दे सकते हैं, लिखूंगा तो मैं दोनों ही। ठीक है, तो होगा क्या, हम देखते हैं यहाँ पे कि मैं इनको मिटा देता हूँ। पहले मैं क्या देखता हूँ कि ई सेल
इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Zn 2 प्लस Cu 2 प्लस कंसंट्रेशन में। ठीक है, अब देखो ये दोनों कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई, यानी कि ये दोनों हो गए क्या, कांस्टेंट। ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। ठीक है, सेल काम कर रहा है क्या, सेल काम नहीं कर रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। इस कांस्टेंट को मैं लिख देता हूं Kc, यहाँ आ गई वैल्यू 0, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हुआ, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 log Kc, और ये n। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है, इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा माइनस ई नॉट सेल माइनस इक्वल्स टू माइनस 0.0591 log Kc अपॉन n। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 n log Kc। तो मोस्टली आपसे log Kc पूछ लिया जाता है, मगर खुदा न खास्ता खुदा खास गया तो आपसे है वो एंटी लॉग भी निकलवाएगा। ठीक है, और एंटी लॉग निकलवाना तय है, इस साल तो तय है। ठीक है, तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं, ये आ जाता है ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ अराइज हो जाएगी, ये कंडीशन यहाँ पे अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। हाँ, अगर मैं इसको उस वाली रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन के हिसाब से लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि log Kc इक्वल्स टू ई नॉट सेल इंटू NF अपॉन 2.303 RT। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला होगा विद टेम्परेचर वाला, जब 25 डिग्री सेल्सियस ना हो या टेम्परेचर कुछ और ही गिवन हो, तब हम ये टेम्परेचर, ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेंगे Kc के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ एक चीज़ आपको अभी तक बताया नहीं है कि ई नॉट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक चलते हुए सेल के लिए ई नॉट नेगेटिव होने का मतलब है कि आप सेल में सुबह सुबह एक ऐसा स्प्रिंग लोड करेंगे जो सेल को पूरे दिन चलाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेल स्पॉन्टेनियस ना होके नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, सेल स्पॉन्टेनियस ना होके नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों, देखिए, अगर मैं सेल को क्या कर दूं, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि उसके ई नॉट की वैल्यू क्या कर दूं, मैं नेगेटिव कर दूं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है गिब्स एनर्जी का। गिब्स एनर्जी आप सब लोग जानते ही होंगे। गिब्स एनर्जी क्या कहती है, गिब्स एनर्जी कहती है कि अगर मैं नेगेटिव हूं तो रिएक्शन या प्रोसेस अपने आप होगा। अगर मैं नेगेटिव हूं तो रिएक्शन और प्रोसेस अपने आप होगा। इट्स सिंपली मीन टू से कि उसे करने के लिए किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी, कोई मैकेनिकल वर्क डन आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे अपने AI टूल्स जो भी कोई वीडियो बनाता है तो वो बोल सकता है कि उसकी गिब्स एनर्जी नेगेटिव है ना। मैं ये बोलूं कि घड़ी अपने आप चलती रहती है तो हाँ, उसकी गिब्स एनर्जी नेगेटिव है। कोई भी चीज़ जो अपने आप हो रही हो उसकी गिब्स एनर्जी आप नेगेटिव बोल सकते हो। हाँ, जिसको करने में आपको मेहनत लगे, जैसे पढ़ाई करने में मेहनत लग जाती है, अब वो काम करना पड़ जाता है, तो उसके लिए बोलेंगे कि गिब्स एनर्जी पॉजिटिव है। तो चलिए थोड़ा सा इस गिब्स एनर्जी के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट है वो अपन देख लेते हैं। देखिए क्या है कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का। डेल्टा जी नॉट क्या कहता है, ठीक है, डेल्टा जी नॉट क्या कहता है, माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन एफ ई नॉट। एन तो यूजफुल इलेक्ट्रॉन था, एफ अपना फ्राडे था, ई नॉट अपना सेल। तो ई नॉट की जगह आप लिख सकते हो माइनस एन एफ ई सेल।
दोनों ही चीज़ें लिख सकते हो, ई नॉट सेल भी ले सकते हो और ई सेल भी लिख सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है हमारा, क्या होता है वो केसी के लिए है, किसके लिए, केसी के लिए, क्या है 2.303 RT log केसी। क्यों, क्योंकि उस समय ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है, इसके बराबर हो जाती है, अभी अपन ने प्रीवियसली देखा था। तो इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.0591 log केसी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो हम डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू मिलती है वो ये मिलती है। अगर मैं सिर्फ इस फॉर्मूले को उठा लूँ, सिर्फ इसी फॉर्मूले को उठा लूँ, बाकी फॉर्मूले मेरे को उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ इसी फॉर्मूले को उठा रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ नेगेटिव ई नॉट। मैंने नेगेटिव ई नॉट डाल दिया है, सेल का ई नॉट नेगेटिव है, तो मतलब होगा कि एन एफ ई नॉट, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आई, डेल्टा जी इज बिकम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो चुका है। तो यानी कि सेल अब खुद ब खुद काम नहीं करेगा, अब सेल काम नहीं करने वाला, अब उसे काम करवाना पड़ेगा। पहले वो काम कर रहा था, ठीक है, अब उससे काम हमें करवाना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। तो डेल्टा जी इसका नेगेटिव हो गया है, डेल्टा जी नॉट ले लो, एनसीईआरटी में जी नॉट ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये अब काम नहीं करने वाला, इससे काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे ये सेल के सारे प्रोसेस खत्म हो चुके हैं। इसके क्वेश्चंस मैं अभी तो नहीं ले रहा हूँ, इसका एक क्वेश्चन निकालता हूँ मैं, ठीक है। और इसको क्वेश्चंस में मैंने कहा था आपसे एन निकालने के लिए मैं सिखाऊंगा, तो मैं एन निकालना सिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, ए जी प्लस कंसंट्रेशन दे रखी है, हाँ ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 10⁻⁻3, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज कौन है भाई, ये कॉपर 2+ है 10⁻⁻1, कॉपर 2+ 10⁻⁻1 कंसंट्रेशन है, और ये कॉपर सॉलिड है, ठीक है। यहीं तक अपन देखते हैं। मैं देखता हूँ कि Ag ने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। अब कॉपर पहले कंडीशन क्या थी कि भाई जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक ने दिए 2, एक दूसरे ने ले लिए 2, तो यहाँ तो एक दे रहा है और 2 ले रहे हैं, कैसे कंपनसेट करें। हम इस इक्वेशन को सेट कर देते हैं। क्या, मैं जानता हूँ कि Ag से ही Ag+ बना हुआ होगा, Ag से ही Ag+ बना हुआ है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कॉपर बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव हुए होंगे, तो ये कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए, ठीक है, ये बन गया Cu2+ से Cu, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको × 2 कर देता हूँ। नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, नई इक्वेशन विल बी Ag 2Ag गिव्स 2Ag+ + 2 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन + 2Ag विल गिव्स Cu + 2Ag + 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए। याद रखना मेरा कंसेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइनस बराबर करने के लिए है, ये जो करवा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए। कभी कभार तो उसको मल्टीप्लाई करने से काम हो जाता है, मगर कभी कभार नहीं होता, ठीक है। तो हम सीधा सा इसको, इस कंसेप्ट को ध्यान रख लेंगे और इस रिएक्शन को फुलफिल कर देंगे, ठीक है। तो मुझे 2 चीज़ें मिल गई, एक जिंक की कंसंट्रेशन पे कोई पावर लगानी है वो भी मुझे मिल चुका है, और नहीं लगानी है वो भी मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं 2 मोल, यहाँ इसको हटा देता हूँ मैं, ये तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। 2 मोल Ag+ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इस नस्ट इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, मान लेता हूँ कि ये
25 डिग्री सेल्सियस पे होने वाली इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल, जो भी होगा इसका ई नॉट सेल वो देख लेंगे 0.0591 एन। एन कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज़ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ हो रहा है, तो मैंने 2 लिख दिया और लिखूंगा लॉग। देखो जिंक यानी कि प्रोडक्ट कौन था मेरा? Ag। ये वाला मेरा प्रोडक्ट था, ये वाला मेरा प्रोडक्ट था, तो मैंने इसकी कंसंट्रेशन लिख दी 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। और Ag कितने यूज़ हो रहे हैं? 2 Ag प्लस यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने 2 कर दिया, ठीक है। कॉपर कितना यूज़ हो रहा है? 1, और कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी दी है मैंने? -1, तो 10 की पावर -1, ठीक है। कोई नंबर नहीं है, कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है जिसकी मैं पावर लगाऊं, तो मैंने यहाँ इसको एज इट इज छोड़ दिया है। मैं इसको ऐसे एज इट इज इसको सॉल्व कर लूँगा। हाँ, ई नॉट सेल की बात करते हैं। तो इन्होंने ई नॉट सेल कैसे दिया हुआ है? अच्छा, ई नॉट सेल इसमें गिवन है 0.46, तो मैं इस ई नॉट सेल की जगह 0.46 लगवा देता हूँ। तो मैंने लगा दिया 0.46, ठीक है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो और ई सेल निकाल सकते हो। आई होप आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया होगा, तो के मत मारना, ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, ठीक है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नई टर्म पे। हाँ, ये ध्यान रखना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ जैसे 2 था तो मैंने 2 की पावर लगाई, यहाँ 1 ही था तो मैंने 1 की पावर लगा दी है, ठीक है। अगर यहाँ और होते 2 3 4 होते तो मैं यहाँ 2 3 4 लगवा देता, ठीक है। मगर हमें क्या करना है, जितना स्टोइचियोमेट्रिक पावर हो, जितना स्टोइचियोमेट्री हो उतनी ही पावर लगा देनी है, ठीक है। यहाँ 2 थी तो मैंने 2 लगा दी, यहाँ 1 थी तो मैंने 1 लगा दी। लगाओ मत लगाओ 1 को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक आपकी सेल की कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सारे आपके क्वेश्चंस के अंदर जो ट्रिकलिंग होती है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे फैराडे कांस्टेंट्स की, फैराडे लॉज की, ठीक है। देखिए इसके बाद देखते हैं। देखिए अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है? देखिए, आप जितनी भी गोल्ड ज्वेलरीज खरीदते हैं तो हो सकता है कि वो नकली हो। कैसे? ठीक है, ये हमने एक बीकर लिया, यहाँ गोल्ड की रोड रखी, यहाँ हमने क्या किया, एक ज्वेलरी रख दी, मान लेते हैं वो चेन थी, ठीक है। ठीक, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया कनेक्ट, ठीक है। ये सिल्वर की थी, ये गोल्ड की थी, और मैंने यहाँ गोल्ड सोल डाल रखा है, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, गोल्ड सोल डाल रखा है। ठीक है, अब मैंने इसमें गोल्ड सोल डाल दिया, तो देखो क्या हुआ कि जब इसमें करंट ऑन किया जाएगा तो गोल्ड का आयन क्या करेगा, यहाँ बाहर निकलेगा, 2+ बनेगा, और यहाँ जाके दो इलेक्ट्रॉन ग्रैब करके यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो फंडा, जब हम करंट की हेल्प से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। कहाँ यूज़ की जाते हैं भाई? जैसे आपने देखा कि आपने नई गाड़ी ली, उसमें आप क्रोम ग्रिल्स डलवाते हैं, क्रोम वाइपिंग करवाते हैं, सारी चीज़ें क्रोम की डलवाने की सोचते हैं, तो वो कैसे हो जाती है? वो इसी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से होती हैं। आपने नया फ़ोन लिया, उसमें कोई गोल्ड कलर का कोई प्रिंट आ रहा है, या कोई लैमिनेशन हो रही है गोल्ड कलर की, या किसी और कलर की हो रही है, तो वो किसकी हेल्प से होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से होती है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि आपने स्टेनलेस स्टील की जो है रेलिंग लगवाई या कुछ बनवाया, उसको बाहर ओपन में रखा हुआ है और उसमें रस्ट आ गया। मान लीजिए रेलिंग थी और उसके अंदर रस्ट आ गया, यहाँ डॉट में रस्ट आ रखा है, ठीक है, रस्ट आ गया उसके अंदर, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में हम सब जानते हैं कि कभी ज़िंदगी में रस्ट नहीं आ सकता, स्टेनलेस स्टील में कभी ज़िंदगी में रस्ट नहीं आ सकता, तो इस स्टेनलेस स्टील में कैसे आ गया?
ठीक है। होता क्या है कि ये नकली स्टेनलेस स्टील होती है, जिस पे हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर, है ना, हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी तो ये बिल्कुल स्टील के जैसा ही दिखाई देने लग जाएगा। कैसा दिखाई देने लगेगा, बिल्कुल स्टील के जैसा। तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला स्टेनलेस स्टील है। तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ करने वाले हैं। हम क्या देखते हैं, पहले इसकी जो ज्योमेट्री है वो हम समझ लेते हैं। ये पोर्शन अगेन लेफ्ट में है, ठीक है, और ये राइट में है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एनोड है, ऑक्सीडेशन है ना। बस इस बार ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये राइट में था इसलिए ये कैथोड है, ये यहाँ रिडक्शन होता है। मैंने अभी आपको बताया भी था कि गोल्ड का आयन जब यहाँ जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्ड में। ठीक है, ये चीज यहाँ क्या होती है, चलती रहती है, ठीक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती कैसे है, अब ये जानिए। देखिए, इसका जो तरीका है वो हमें फ्राडे ने एक्सप्लेन किया था। फ्राडे ने हमें 2 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ मैं यहाँ लिखूंगा, सेकंड लॉ मैं वहां लिखूंगा। देखो फर्स्ट लॉ में हो क्या रहा है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ स्टेट दैट कि अगर जितना वेट आपको डिपॉजिट करना है ना, तो उतना चार्ज आप फ्लो करवा दो। अगर आपको जितना वेट डिपॉजिट करना है उतना चार्ज आप फ्लो करवा दो, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है, अब आपने बोला कि सर चार्ज की वैल्यू क्या है। चार्ज की 2 वैल्यू हैं, एक होती है IT, I मतलब करंट, T मतलब टाइम, और एक होती है NE। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। तो आपने ये फ्लो करवा दिया। अब आपको एक कांस्टेंट मिलता है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट मिलेगा ZQ, ठीक है। Z की वैल्यू क्या होती है, Z इज इक्विवेलेंट वेट अपॉन, है ना, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे क्यूब। तो हम क्या करते हैं, देखो ये वेट है, ये वेट है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो मैं चार्ज को अलग कर देता हूं और वेट को अलग कर देता हूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, F/Q इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन W गिवन वेट, है ना, डिपॉजिटेड वेट, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला ये बन गया। फ्राडे की वैल्यू मुझे मालूम है 96500, क्यू की वैल्यू दोनों मुझे मालूम है, IT भी हो सकती है, NE भी हो सकती है। इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू क्या होती है, ये देखो मेरा इक्विवेलेंट वेट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एटॉमिक वेट, है ना, एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर। अब ये n फैक्टर क्या है, यहाँ देखो, यहाँ गोल्ड पे कितना चार्ज है, +2 का, तो इसका n फैक्टर कितना हुआ, 2। n फैक्टर फॉर Au 2+ इज 2, Mg2+ के लिए क्या हो जाएगा, अगेन 2, Na+ के लिए क्या हो जाएगा 1, O- के लिए क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा, ठीक है। जिंक के लिए क्या हो जाएगा, जिंक 2+ 2 हो जाएगा, कॉपर 2+ के लिए 2 हो जाएगा। जितना चार्ज होता है उतना ही n फैक्टर हो जाता है अपने लिए। हमें 11th क्लास में नहीं जाना है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो पहला रूल जो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ स्टेट दैट अगर सेल सीरीज में लगे हुए हैं, जैसे मैंने ये सेल बना दिए, ये सेल है, ये 3 सेल में बना रहा हूँ, ये 3 सेल सीरीज में लगे हुए हैं। जैसे ये एक सेल हो गया, यहाँ से एक ये सेल हो गया, और यहाँ से मैंने इसको इस, ठीक है। तो यहाँ मैं बैटरी भी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया।
ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल। इसको मैं 1 बोलूँगा, इसको 2 बोलूँगा, इसको 3 बोलूँगा। फ्राइडे क्या कहते हैं, फ्राइडे सेड दैट कि अगर नंबर ऑफ सेल्स जो हैं सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका जो वेट डिपोजिशन होगा वो इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। जो भी वेट डिपोजिशन होगा वो इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा, देखो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था F/Q इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन W। तो देखिए सीरीज में अगर मैं Q की जगह IT लिख दूं तो सीरीज में क्या होता है कि I तो क्या हो गया, कांस्टेंट, तो इस वजह से TB क्या हो गया, कांस्टेंट। तो F/IT जो है मेरा क्या हुआ, कांस्टेंट। और कांस्टेंट किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन डिपॉजिटेड वेट के बराबर। तो ठीक है, तो सबके लिए ही तो कांस्टेंट हो गया। F/IT जो था, F/IT सबके लिए कांस्टेंट है, तो ये इक्विवेलेंट वेट 1 के लिए भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट वेट अपॉन वेट 2 के भी कांस्टेंट है, और ये इक्विवेलेंट वेट 3 अपॉन W3 के भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि मैं सीधा सीधा बोलूं कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। 4 होते तो चौथा भी इक्वल हो जाता, 5वां भी इक्वल हो जाता इनके साथ में। तो यानी कि सीधी सी बात है कि अगर मेरे को एक का वेट मालूम चल जाए, है ना, एक का वेट मालूम चल जाए और उनके इक्विवेलेंट वेट मुझे मालूम हो, तो मैं सबके गिवन वेट निकाल सकता हूँ। सिर्फ एक का वेट मालूम होना चाहिए, तीनों में से किसी का भी वेट मालूम हो जाएगा तो मैं सबके इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट सॉरी सबके डिपॉजिटेड वेट निकाल सकता हूँ। फ्राइडे ये कह रहे थे, फ्राइडे हमारे केस में इतना ही है। ठीक है, अब हम जाते हैं सेल काम कैसे करता है, किस तरीके से उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं, रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, R इक्वल्स टू रो L/A। ठीक है, हम सब जानते हैं इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसे लेंथ और इसे क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं बोलूंगा आज के बाद इसको सेल कांस्टेंट। क्या, L/A। ठीक है, क्या बोलूंगा उसको, L/A को सेल कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी कि लिखूं 1/R इक्वल्स टू 1/रो A/L, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, मैं 1/R को बोलता हूं कंडक्टेंस। क्या बोलूंगा मैं 1/R को बोलूंगा कंडक्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं G से, इक्वल्स टू 1/रो को मैं बोलूंगा K। ठीक है, 1/रो को मैं बोलूंगा K, जिसको हम डिनोट करेंगे कप्पा से, लिखते हुए चलिए। इसको कंडक्टेंस बोल रहा हूँ, 1/R को G बोलूंगा कंडक्टेंस, 1/रो को बोलूंगा मैं K कप्पा, और L/A क्या हो जाएगा मेरा 1/इनवर्स, या फिर बोलूँ 1/सेल कांस्टेंट। तो अगर मैं 1/रो की जो वैल्यू है कप्पा, उसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो कप्पा इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है। कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा विल बी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब ये निकाला कैसे जाता है, हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ अच्छे से जानते हैं कि सेल के जो डायमेंशंस हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकते। मैं सेल लाया, सेल को आधा काट के उसको जोड़ के और मैं यूज़ करने लग जाऊं तो ऐसा पॉसिबल है क्या, हो तो होने में तो हो सकता है, मगर चांसेस हैं कि वो फेलियर हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि मैं इस फंडे से उसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक ब्लॉक लेता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे भी एक है। ठीक, यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया है,
यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है मैंने इसमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये मेरा L था, ये और ये मेरा A था, तो मैंने इन दोनों को चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो ये इसीलिए मेरा सेल कांस्टेंट हुआ L/A। सेल कांस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि मैं इसको ना इसको चेंज कर सकता हूँ ना इसको चेंज कर सकता हूँ, इसलिए सेल कांस्टेंट मेरा फिक्स रहेगा L/A। ये A को डिनोट करेगा, ये प्लेट A को डिनोट करती है, एरिया को, और ये उसके लेंथ को डिनोट करती है, ठीक है। मैं यहाँ वीक सॉल्ट डाल रहा हूँ, वीक एसिड डालूंगा। मान लीजिए CH3COOH एसिटिक एसिड मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, पानी डालने पे वीक एसिड ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे? देखो, मैंने एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लिया, मान लीजिए NaCl, और एक वीक एसिड ले रहा हूँ CH3COO- H, ठीक है। तो मैंने इसको 1 लीटर पानी में डालता हूँ, मान लीजिए कि ये 98% डिसोशिएट हो गया और ये 2% डिसोशिएट हुआ। मैंने 1 लीटर पानी और डाला, ठीक है, 1 लीटर पानी और डाला, तो ये जो रिमेनिंग 2% होगा वो भी 2% होके 100% डिसोशिएट हो गया, और ये कितना हो गया? 2% और, यानी कि 4%। मैंने 1 लीटर डाला, ये डिसोशिएट होगा क्या? नहीं, 0% डिसोसिएशन। मगर ये 2% और हुआ तो टोटल हो गया 6%, एंड सो ऑन, ये चीज़ चलती रहेगी। इसीलिए हम सेल में वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि सेल में बहुत से सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी डेवलप होता रहता है। तो हम जब पानी डेवलप होता रहेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या करेगा, एक टाइम पे कंडक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना पानी डलता जाएगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी देता जाएगा, जितना ज़्यादा पानी डलता जाएगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी देती जाएगा, और हमें हाई कंडक्टिविटी हमेशा मिलती भी रहेगी। ऐसा तो नहीं होता ना भाई, ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि भाई सेल आज लाए और कल ख़त्म। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो हम दुकान से कभी भी नया सेल ला ही नहीं सकते, हमेशा बंद सेल ही मिलेगा, हमें ख़राब सेल ही मिलेगा। अच्छा सही चलता हुआ सेल तो अपन को मिल ही नहीं सकता, नहीं तो फैक्ट्री में जाके गर्मा गर्म सेल लेके आना पड़ेगा अपन को, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डालने शुरू कर दिए तो, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक। इसके बाद देखिए, इस फॉर्मूले को इसके नाम जानने बहुत ज़रूरी हैं। जी का नाम तो कंडक्टेंस है, जी स्टार का नाम जो है सेल कांस्टेंट है। इस कप्पा का नाम तो एक तो कप्पा होता है, दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिव कंडक्टेंस, और तीसरा नाम होता है कंडक्टिविटी। क्या क्या नाम लिखोगे? कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखोगे। इस रो का क्या नाम होता है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इस रो का क्या नाम है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैं क्या बोल गया हूँ? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पुराना नाम हटा देना। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका क्या नाम है? कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कप्पा, ठीक है। ये नाम ध्यान रखोगे, क्योंकि अगर ये नाम में गड़बड़ हो गई तो वहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, ठीक है। हाँ, इससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन, इस टॉपिक के क्वेश्चन घुमा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। एक डी हकल रूल होता है अपने पास कंडक्टिविटी शो करने का। वो कंडक्टिविटी को इस तरीके से शो करते हैं कि यहाँ जहाँ कंसंट्रेशन का रूट लिया जाता है और यहाँ डाला जाता है मोलर कंडक्टिविटी को। मोलर कंडक्टिविटी, अब ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है इसे हम देखते हैं, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा m से। इसमें होता क्या है, देखिए, मैंने एक बीकर लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया यूनिट लेंथ का, यूनिट लेंथ का नहीं, इन दोनों क्रॉस सेक्शंस के बीच में यूनिट डिस्टेंस है, मैं मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर की यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। इनके जो क्रॉस सेक्शन एरिया हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और इसके सॉल्यूशन में मैंने 1 मोल डाल रखा है,
तो यानी कि ये क्रॉस सेक्शन इतने बड़े हैं कि इन दोनों के बीच में 1 मोल कंसंट्रेशन में मान सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसकी कंडक्टिविटी में मैं इजीली मेजर कर पाऊंगा कि कितने आयंस यहाँ से वहाँ करंट फ्लो करवा पा रहे हैं, जिसका मेरे को सीधा डायरेक्टली जो फॉर्मूला मिलता है वो ये मिलता है कि लैम्डा m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा k इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ठीक है, इसको हम कहेंगे कप्पा, ये हमारा कप्पा ही है, ये क्या है हमारा कप्पा, ये है मोलर कंडक्टिविटी। इसके बाद आती है एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसके हम लिखते हैं ई क्यू, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम ही होता है 1000 विद लिटिल डिफरेंस नॉर्मेलिटी। ठीक है, कभी कभार आपको इक्विवेलेंट दे दिया जाता है, नॉर्मेलिटी दे दी जाती है ना। कभी कभार क्या दे देंगे, इक्विवेलेंट या नॉर्मेलिटी दे देंगे और बोलेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास सीधा सिंपल शॉर्ट सा एक फंडा होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू एन एफ, एन फैक्टर जो अपन ने एन फैक्टर फैराडे में निकाला था ना, वही एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। ठीक है, ये फॉर्मूले से आप इस दोनों फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन हो गया। इसके बाद आता है लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी, ये लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी है, नाम लिखते हुए चलिएगा आप, है ना। यह है लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है कि भाई ये तो यूनिट डिस्टेंस है, ये प्लेट जो लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया रखती थी ये भी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया रखेगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तब मैं ये मान लेता हूं कि दोनों प्लेट्स के बीच में 1 मोल सॉल्यूशन अवेलेबल है, और जो कंडक्टिविटी आएगी वो उन सॉल्यूशन की वजह से, उन आयंस की वजह से ही आएगी। तब जो कंडक्टिविटी निकल के आती है उसको मैं बोलता हूं लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी जिसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला भी यही होता है k इंटू 1000, मगर ये एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा निकाली जाती है तो इसका फॉर्मूला मैं लिखना प्रेफर नहीं करूँगा, बॉक्स में ऑलरेडी गिवन होता है। तो मैं सीधा से बोलूँगा लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो मैं स्पेशली आपको देना चाहूँगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी देती तो जाती है मगर एनसीईआरटी में यहाँ गिवन नहीं है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं क्वेश्चन के अंदर कि भाई सॉल्युबिलिटी इसकी इतनी थी। ठीक है, अब बताओ ये कितना होगा। तो सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला बनता है, सीधा सिंपल सा जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा बनता है k इंटू 1000 सॉल्युबिलिटी का, k इंटू 1000 इंटू मोलर वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन में क्या हो सकता है, किसी को ध्यान है? लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी से इसको डिवाइड कर देंगे तो मुझे सॉल्युबिलिटी मिल जाती है। मुझे क्या मिल जाएगी? सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब मैं किसी चीज़ को पानी में डालता हूँ या किसी ऐसी सॉल्वेंट में डाल दूँ, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब डालूंगा और डिसोशिएट होने वाला होगा तो वो कितना डिसोशिएट हो सकता है उसको मैं बोलता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है, वो जो फॉर्मूला है वो कहलाता है क्या? लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी। इसके बाद आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम k से डिनोट करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ c अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। c अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। ठीक है, जनरली यही फॉर्मूला बनता है तो हम इसी फॉर्मूले से इसको काम चला लेंगे।
ठीक है। और ठीक है देखिए, अब यहाँ कुछ रिलेशन मैंने लिखे हुए हैं, उनको आप जा देखिए। रिलेशन बिटवीन जी के कंडक्टेंस, कप्पा, मोलरिटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जब डाइल्यूशन होगा तो इनके पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। देखिए, जब डाइल्यूशन होता है तो हम जान चुके थे कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, हमारा जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मगर जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो हमारा कप्पा भी डिक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारा इक्विवेलेंट और मोल ये मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। साथ में जब मैं रिलेशन देखता हूँ कप्पा और वॉल्यूम के बीच में, तो मेरे को मिलता है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ वॉल्यूम एंड कप्पा। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हम इसी वीडियो के लिए मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं और कैसे आंसर्स हम इसके निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।